क्रिप्टो वगैरह बंद हो जाना चाहिए, आपको लगता है? Blockchain as a technology, I feel it's good. हाँ, टेक्नोलॉजी इज गुड. The concept of distributed ledger and trust. I'll not comment right now on crypto. इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ 6% रही है. लॉन्ग टर्म में वो 6 है, लेकिन कभी इकोनॉमी 4% जाएगी, कभी 9% जाएगी. मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक सोच के रखता है कि आगे क्या हो. AI would be a great enabler of efficiency and productivity. जो क्वांटिटेटिव मॉडल्स हैं, जो आज मैनुअल होते हैं एक्सेल या सर्टेन टूल्स के थ्रू, तो वो AI कैन हेल्प टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. हमने देखा है कि रिटेल के पास इन जनरल दे प्रेफर बाइंग गोल्ड, एंड सिंस पॉलिसी मेकर्स आर सेइंग कि डोंट गो बाय गोल्ड, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? Indian love gold, right? There's a data which says that Indian household female hold more than next 10 government holding of other countries. If you had to describe the current state of Indian stock market valuations in just one word, what will that be? Life is all about mean reversal. Hello everyone, welcome to the Hans podcast. Today with us we have Mr. Seeman Shukla. He has over 25 years of market experience and currently he is the CEO at Quantum Mutual Fund. He has worked in industries like banks, wealth, asset management and insurance. Thank you so much, sir, for doing this. Thank you for calling me on this show. Sir, before we start, I want you to give a brief about your journey. आपने कहाँ से start किया and what all things you have seen in the market over the past. Any rare experience which you want to share with us right now? Rare always is repeatable, तो rare नहीं रह जाता. खैर, I started my career with ICICI Group initially in 2000 after completion of my MBA. उसके बाद I jumped down to insurance side. वहाँ करीबन मैं चैनल सेल्स और सेगमेंट हेड रहा. 5-6 साल वहाँ रहा. उसके बाद अगेन गॉन बैक टू बैंकिंग. 2 साल ऑफिस में नेशनल सेल्स मैनेजर और बिजनेस देखता था मैं, सारी ब्रांचेस और सेल्स वगैरह ब्रांच के थ्रू. एसेट मैनेजमेंट 2012 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ पे मैं करीबन 6 साल रहा. दैट वाज फर्स्ट 6 ईयर. देन उसी ग्रुप में आई मूव टू वेल्थ बिजनेस साइड विच वाज ब्रोकिंग लेट कन्वर्टेड इनटू वेल्थ. यू रिमेंबर 2018 के टाइम काफ़ी चेंजेस स्टार्ट हो रहे थे. 10 साल उस ग्रुप में रहा और उसके बाद अगेन एसेट मैनेजमेंट में एज अ चीफ बिजनेस ऑफिसर रहा. और अब क्वांटम की रिंग्स ली है मैंने लास्ट 1 साल पहले. और आपने इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या सबसे ज़्यादा मज़ा किस फील्ड में आया आपको? जब जिसमें रहा उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा किया. आई ऑलवेज वर्कड विद लॉट ऑफ पैशन. कुछ नया ट्राई करने का रहा तो बैंक से जब इंश्योरेंस गए तब फायर इंश्योरेंस यानी होता था कि आग लगने से जो इंश्योरेंस का पैसा मिले. बट लर्न ट्रिक्स ऑफ द गेम एंड अंडरस्टैंड हाउ दैट बिजनेस वर्क. देन बैंक जब आप नेशनल कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, 40-50 प्रोडक्ट, मल्टीपल ब्रांचेस, ATM, कैश, ये वो. सो वो एक अलग लर्निंग रही. उसके बाद एसेट मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट. हाँ, हालांकि मैंने अपने अर्लियर डेज में ICICI ग्रुप टाइम में व्हेन आई जॉइंड एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट, तो उस इतना पता था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बट मैन्युफैक्चरिंग कैसे चलती है एसेट मैनेजमेंट की, म्यूचुअल फंड की. और वहाँ उस दौरान लॉट ऑफ लर्निंग हैपेंड बिकॉज एडलवाइज एक्वायर्ड JP Morgan, Ambit, फोरफ्रंट कैपिटल. तो AIF, PMS वगैरह भी समझ में आए जो उस हिसाब से नहीं थे, क्योंकि 2012 से पहले AIF इंडिया में इतना था नहीं. तो वो लर्निंग हमेशा रही. तो मुझे सारी एक्साइटिंग लगी. लर्निंग होनी चाहिए, यू शुड एन्जॉय दैट पीस. तो मेरे लिए सभी बराबर नहीं है. एसेट मैनेजमेंट में एक फ़ायदा ये होता है, फ़ायदा क्या है, यानी कह लीजिए डायनामिक ज़्यादा है कि मार्केट डेली मूव होता है, which has a direct impact on your business, the way things एड्रेनलिन moves. मिलता है उसको, मतलब आई फील कि दोनों चीज़ें कह सकते हो, एड्रेनलिन एंड एंग्जाइटी. तो दोनों है, सॉरी. बट या आई एंजॉय मीटिंग पीपल पर्सनल ट्रेड के हिसाब से, विच वॉज देयर अक्रॉस, चाहे बैंक में हमारे B2C क्लाइंट हो या इंश्योरेंस में चैनल सेल्स हो या डिजिटल हो या वेल्थ मैनेजमेंट में अल्ट्रा HNI फैमिली ऑफिस में डील करना हो या वापस म्यूचुअल फंड में. तो सभी जगह अगर आप देखें कॉमनैलिटी है कि देयर इज अ इंटरेक्शन विद पीपल. इट्स नॉट अ क्लोज डोर मॉडल ऑफ केबिन में बैठ के या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो. सो आई थिंक दैट आई एंजॉय. गॉट इट. तो यू हैव सीन बहुत सारे एस्पेक्ट देखे आपने मार्केट के. सो कमिंग टू माई फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर थॉट ऑन करेंट मार्केट सिनेरियो जो मार्केट में हो रहा है अभी. एंड वन क्वेश्चन विच आई हैव इज़ कि वी आर सीइंग कि FIs बहुत पैसा पुल आउट कर रहे हैं मार्केट से, बट एट द सेम टाइम DIs काफ़ी पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, बट वाई द मार्केट इज़ नॉट गोइंग अप. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आपको चेक करना पड़ेगा. मैं एग्जाम्पल पूछूंगा.
यू आर फ्रॉम चित्तौड़गढ़, राइट? थोड़ा पीछे जाते हैं 98 97 के ऑनवर्ड, तो एशियन क्राइसिस हुआ था। मैं वहाँ से एग्जाम्पल लूँगा। चित्तौड़गढ़ का पॉश एरिया कौन सा है? विकास नगर। चलिए, विकास नगर में आपने एक प्लॉट बेचा या आपके पड़ोसी शर्मा जी ने एक प्लॉट बेचा। अब उसके बाद आप प्लॉट बेचना चाहते हो, कोई खरीदार नहीं है, तो आखिरी प्राइस क्या होती है? जिस पे उन्होंने बेचा लास्ट। करेक्ट। सो शुरुआत के 90 से 2000 से पहले के टाइम में इंडिया की कैपेसिटी नहीं थी क्योंकि पार्टिसिपेशन कम था, तो एफआई बेचना चाहते थे, लेकिन वही विकास नगर की कहानी अटकती है। 2008 में जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, इंडिया वाज डूइंग डिसेंट, मींस ऐसा कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं था, बट पुल आउट हुआ। कितना पुल आउट हुआ था? मोटा मोटा 1 लाख करोड़ के आसपास, 1 लाख 1,00,000 करोड़। बट मार्केट टैंक सिग्निफिकेंटली 50-60%, डिपेंडिंग ऑन वेरियस मार्केट के। आज क्या हुआ है? पिछले 2.5-3 साल का अगर अपन डेटा देखें, जब से सितंबर 24 के बाद से सालाना अगर कैलेंडर ईयर मॉडल FIS का चलता तो ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास निकला। तो 3 गुना पैसा निकला, लेकिन मार्केट उस टाइप से नहीं करेक्ट हुआ। अब ऑब्वियसली DI हैव बिकम अ लार्जेस्ट शेयर, विच शुड बी। अगर विदेशी हमारा ओन करते हैं और अगर हम ओन नहीं करते हैं, इफ द मनी इज बीन मेड, व्हाई नॉट? इट्स अ मैटर ऑफ गुड थिंग कि अगर हमारी कंट्री है, वी आर ग्रोइंग, व्हाई वी शुड नॉट ओन? तो दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, एक और डेटा पॉइंट दूंगा। आई वॉज रीडिंग इन सम NSE फैक्ट बुक और अदर, आई थिंक 2004 से पहले, 3 से पहले DI का होल्डिंग ज़्यादा था। भले म्यूचुअल फंड नहीं था, शायद वो इंश्योरेंस होगा या कुछ और होगा, लेकिन DI का FI परसेंटेज होल्डिंग ज़्यादा था। सो तब क्रॉस हुआ और अब उल्टा क्रॉस हो रहा है। अभी भी अगर अपन बात करें तो लेट्स से 850-900 बिलियन के आसपास, या मे बी 950 बिलियन के आसपास, पीक के आसपास मार्केट कैप FI करा हुआ। आई थिंक चेक वैल्यू जो उन्होंने पैसा डाला था, बिकॉज दिस इंक्लूड MTM ऑल्सो, मे बी 300, 250, 300, 400 बिलियन से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आते जाते रहे। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड थिंग दैट कंट्री इज़ नाउ कैपेबल टू हैंडल द लिक्विडिटी इस टाइप की। मार्केट के उस टाइप के नीजक झटके नहीं आए, करेक्ट होगा। अच्छा, और एक और चीज़ है कि इट इज़ नॉट ओनली FI। आई थिंक FI के अगर आप परिप्रेक्ष्य से देखें, इफ़ यू सी फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके लिए कंट्री इज़ अ स्टॉक। दे विल सी EPS ग्रोथ, दे विल सी वैल्यूएशन। हाँ, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ का टैक्स का रिजीम है, आई थिंक गवर्नमेंट इज़ नाउ लुकिंग इनटू दैट आल्सो, कि विद होल्डिंग टैक्स है, STT भी है, वो भी है, जो अधिकतर देशों में नहीं है। तो एक ईज़ और फ्रिक्शन कह लीजिए, अगर वो हो जाता है और EPS ठीक है और ग्रोथ आ रही है, सो दे विल कम बैक, एंड इट इज़ नॉट फर्स्ट टाइम दे हैव गॉन। ओनली थिंग नाउ साइज लुक्स बिगर, बट इकोनॉमी भी बढ़ गई है। आप 2006 में 7 में 1 ट्रिलियन के थे, आज आप 4 ट्रिलियन की इकनॉमी है, तो 4 गुना बढ़ गए हैं। तो मार्केट में से 3 लाख ही निकला है ना साल का। सो दैट वे वी हैव टू जज, एंड इट्स गुड दैट वी ओन नाउ आवर ओन कंट्रीज गुड कंपनीज, व्हाई नॉट? गलत क्या है इसमें? Makes sense, yeah. So that's my long answer on a short question. So how much DI like would be holding right now अगर अपन देखें तो? मेरे ख्याल से DI में कई चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड है, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस है, और कई बार क्या होता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड का डेटा इज़ मंथली पब्लिश, पीपल टॉक, लॉट ऑफ ट्विटर पे और X पे डिस्कशन होता है। अगर मोटा मोटा देखें तो पिछले 3 साल का म्यूचुअल फंड का नंबर देखें तो 4 लाख करोड़ नेट सेल्स रही है लास्ट ईयर की, 3-3.5 लाख के आसपास रही, 343। बट लोग बाग भूल जाते हैं कि वही रिटेल क्लाइंट का पैसा EPFO के थ्रू भी आ रहा है। साल का करीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ के आसपास मेरा एस्टिमेट है कि वो आ रहा होगा। NPS का भी 2-3 साल का देखें तो 13,000 से लेकर 40,000 करोड़ के बीच, 50,000 करोड़ के बीच आए। प्लस लाइफ इंश्योरेंस साइड में भी यूलिप जो है और मार्केट लिंक जो प्रोडक्ट है, उनका भी 55 से 60 हज़ार करोड़ आ रहा है। तो मोटा मोटा अगर मैं 3 लाख करोड़ ट्रा भी तो 1-1.25 लाख करोड़ के आसपास का एडिशनल रिटेल मनी है, भले वो वाया इंस्टीट्यूशनल मोड आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, बट वो भी आ रहा है। तो दीज ऑल आर DI। मेरे ख्याल से DI का अब म्यूचुअल फंड 11.5% के आसपास होना चाहिए। डायरेक्ट इक्विटी, रिटेल और नॉन इंडिविजुअल, लेट्स से रिटेल प्लस HNI वुड बी अराउंड 9.8, 9.7। तो ये दोनों मिला लें अगर, तो आप मोटा मोटा 20 के आसपास है, प्लस 5-6%, 4-5-6%। मेरे ख्याल से FI अब कुछ 15.5-16 के आसपास आ गए, विच वॉज अराउंड 19। तो 3-3.5% का गिरावट है। सो इट्स अ रेशियो एक्चुअली। सो दे माइट हैव
taken out and somebody else has taken up, तो percentage might be showing that way. Is it the lowest in a while? Since 2001 it is lowest, or they have gone down? See, I will not be able to comment. मेरे ख्याल से रहा है, यानी 20-22 तक गया है. मेरे ख्याल से लोएस्ट टाइम में शायद, if I am not wrong, 13-14 भी गया होगा. I think there is some ratio also. जब भी इतना नीचे आता है then there is some like market या तो कुछ तो रिकवर करता है उसके बाद there is some ratio See, also. बड़ा सिंपल है. लाइफ में ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है. इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ 6% रही है लॉन्ग टर्म. अगर आप देखें 8 जाती है, 4 जाती है, 6 इज़ लॉन्ग टर्म रियल, प्लस नॉमिनल उसमें आप इन्फ्लेशन जोड़ के कर लें. तो मुझे लगता है कि और मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर आपकी कंट्री ट्रांसपेरेंटली डेटा शेयरिंग एंड ऑल दोस थिंग करती है, तो आप कहीं का भी वर्ल्ड का उठाए, तो इफ़ यू चेक एनी कंट्री where there is a data availability is there, cleanliness of transparency is there, and FI also are coming and going free way. You will see in long term it captures the what return that country is in a GDP growing. Right? इंडिया का अगर ज़्यादा था तो करेक्शन होगा, करेक्ट हुआ तो कवर अप होगा, और ये लेकिन लीनियर नहीं चलता है. लॉन्ग टर्म में वो 6 है, लेकिन कभी इकोनॉमी 4% जाएगी, कभी 9% जाएगी. मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक सोच के रखता है कि आगे क्या होगा, और वो सेंटीमेंट हो या लिक्विडिटी ड्रिवन हो, वो इम्पैक्ट करता है. तो लॉन्ग टर्म में इट मैचेस, बट समटाइम्स साइकिल्स आर नॉट इन टैंडम लीनियर मॉडल, राइट, विच वी आर सीइंग, राइट, कि इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन मार्केट पहले आगे ज़्यादा भाग गया था, राइट. अब वो मार्केट करेक्ट हुआ है. इकोनॉमी में अभी बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पैक्ट नहीं है. नो डाउट दिस वेस्टर्न अपना गल्फ कंट्री का जो ईरान वॉर चल रहा है, उसका एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन में, बट राइट नाउ अभी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मैक्रोस डिटोरिएट बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं. लेकिन मार्केट का एकदम वही आपने जो बोला, बातचीत कर रहे थे कि 25-26 से अब 23 आ गया, एंड सडनली दैट सेंटीमेंट. तो लॉन्ग टर्म में इट विल मैच इफ डेटा इज क्लीन, इन टर्म्स ऑफ कोई गोचीबाजी नहीं है उसमें, ट्रांसपेरेंसली आप वो करते हैं, तो मार्केट रिफ्लेक्ट द मोटा मोटा जीडीपी. और इंडिया की जीडीपी 6-6.25 से ग्रो करती रही है लॉन्ग टर्म एवरेज. तो वो तो अपना बेस ग्रेविटी है. तो नीचे जाएंगे तो वापस आएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो वापस वहाँ पे आएंगे, अनटिल अनलेस कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो. और एवरेजेस भी चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है. लॉन्ग टर्म एवरेज अगर अपन पी का उठाएं 2000 लेट्स से 15-17 तक देखें, तो अपना अच्छा मार्केट का आया था कि लोअर बैंड ऑफ पी इज़ 13-14, then it became 17. Now people say 18-19 is a good band. So these averages are nothing. Is a mathematical model of past 10 year, 20 year, whatever long term period you are taking. Got it. Sir, my next question is कि at Quantum AMC also you guys focus a lot on value instead of momentum, but market usually chases a lot of momentum. So और हमने देखा भी है कि मार्केट में रिटेल यूफोरिया बहुत ज़्यादा है. तो keeping that in mind, how do you keep up with all the institutional discipline? How does that happen? Process driven. Although it looks very 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 common statement with any asset management guy if you ask, but हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है. 1-2 फंड मैनेजर भी चेंज हुआ है. बेसिकली हमारी जो वैल्यू की डिसिप्लिन प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हम बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. सो वी हैव गॉट अ इंटीग्रिटी स्कोर विच वॉज स्टार्टेड बाय मिस्टर अजीत दयाल एंड Subbu, who is founding member of Quantum Group, which now has been taken over by Chirag with 200 parameter. We call it integrity scale. So पहला कट होता है हमारा स्टॉक का, उस पर एनीथिंग यू विल नॉट फाइंड हैंकी पैंकी हियर एंड देयर. नेक्स्ट इज लिक्विडिटी, बिकॉज वी फील दैट लिक्विडिटी जब सक आउट होती है, दैट टेक अवे द ऑल द whatever you have done, and ultimately if somebody has given you money as a fiduciary responsibility, जब उसको पैसा चाहिए, जो भी लिक्विडिटी का उस प्रोडक्ट का वो है, यू शुड प्रोवाइड दैट. सो दैट्स सेकंड. थर्ड, हम जो करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. वैल्यू इन्वेस्टिंग हमारे ढंग से बड़ा सिंपल, एक लैंग्वेज, एक सेंटेंस में बोलूँगा मैं आपको. अ स्टॉक विच इज़ अवेलेबल at a right cost, at a cheap cost, but has a catalyst. A value stock for us is available at a right price, but have a catalyst to move fast. So that we call it as a margin of safety. So let's say intrinsic value किसी चीज़ की 100 rupees है, we'll buy at 75 या below that, right? If it is not available at what price we are thinking, which is with a safety of margin, we might stay residual into cash until unless we get that opportunity. तो बेसिकली अगर आप 100
का इंट्रिंसिक वैल्यू का 75 ले तो 25 रुपये तो आपने बचा ही नहीं इन टर्म्स, अगर मार्केट करेक्ट भी होता है तो यूल सी दैट वेन एवर देयर इज अ लार्जर ड्रॉडाउन वी हैव डन प्रीटी वेल ऑन दोज ड्रॉडाउन. एंड जब, और सिंपल थॉट है, 75 का जब 100 हो जाता है तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज 33% जंप. एंड आवर होराइजन इज 2 ईयर 2.5 ईयर की. 2 साल में अगर 75 का 100 होता है तो यू आर मेकिंग अप्रोक्सीमेटली 14-15% टाइप ऑफ. So you focus a lot on valuation. That's the intrinsic value. We have a large research team. At our size of AMC, you will find that in that way we have a sizable good number of people. We do our own research. It's not only a sell side story which we bought. We have, if you come to our office, you will find that there's an India map where we have put in the places where research analysts and fund management goes, and these are very very hinterland areas of India. So that's the core. We are primarily research and investment outfit. Got it. With a value as our core philosophy of doing it in disciplined approach. And you're right that strategically many times we might be underperforming, but we stick our neck to that. Thought ये है कि अगर बार बार अंडर प्रेशर में, see from a point of view of investor or any advisor, somebody gives you a thinking that okay 20 rupees I should allocate to a value style of investment, and मैं उसको घुमा के मोमेंटम में चला रहा हूँ एज अ AMC, then your advice or your as a investor portfolio goes on toss. Yeah, right? क्योंकि आपने 20 रुपये यहाँ रखे हैं और 20 रुपये शायद मोमेंटम में रखे होंगे किसी और फंड के साथ. अब आपका पोर्टफोलियो में 40 मोमेंटम हो गया तो प्लस में तो ठीक लगेगा, बुरे में बुरा रहेगा. तो हमारी कोशिश ये है कि अगर आपने हीरो होंडा CD 100 ली है 80 किलोमीटर के एवरेज वाली, तो आई शुड नॉट गिव अ हाई RX 100 यामा का पिकअप. लेट मी कमिट दैट. Got it. So usually do you, like, since आप वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करते हो, do you sit on a lot of cash? No, I'll not say we sit on cash, but yes, if our intrinsic value से discounted में नहीं मिल रही है price point, so you may find that better to stay. So we compare that if we buy this, let's say if you buy some stock which is has an intrinsic value of 100 रुपये, आप 95 ले रहे हो, तो कितना बढ़ा वो? 5-6%. 5-6% से बेटर है कि मैं रिस्क भी लूँ, और कैश में अगर मुझे 6% 6.5% लिक्विड फंड CBLO में मिल रहा है, सो बेटर टू. सो इट्स मोर ऑफ अ अपॉर्चुनिटी वी हैव टू आइडेंटिफाई वंस वी फिक्स द प्राइस दैट दिस इज अ राइट प्राइस, सो दैट आवर अपसाइड, हमारे प्रोसेस में प्रिडिक्टेबल आउटकम है. अगर आप देखो कि अगर हम 75 लेते हैं और 100 पे हमारा अप्रोच है, तो आप 25 रुपये बना रहे हो. 25 रुपये डिवाइड बाय 75 इज 33%. और हम कहते हैं लेट्स से 2 साल में अगर बनते हैं तो सालाना आपका कितना हो गया CAGR 15 के आसपास, राइट? 14.5-15. सो दिस इज अ वेरी प्रिडिक्टेबल वे. अगर मैं वही चीज़ 90 पे लूँगा तो फिर मेरा डिस्टॉर्टेड होगा. तो ईच स्टॉक का अगर आप इस ढंग से निकालोगे तो यू कैन एक्चुअली हैव अ प्रिडिक्टेबल रिटर्न कि हाँ कितना बैठ रहा है. सो दैट्स द प्रोसेस विच वी फॉलो. और कैश बाय रेसिडुअल वैल्यू, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ जस्ट बाइंग एंड नॉट गिविंग द appropriate predictable sort of outcome. And I also assume that the number of stocks would also be lesser compared तो यूजुअली अगर आप देखेंगे हमारा वैल्यू में 35 से 42 के बीच, 40 के बीच का काफ़ी कम है. आई थिंक इवन हमारे स्मॉल कैप में भी अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ कैपिंग ऑफ मैक्स 60 स्टॉक. आई थिंक वन ऑफ द फंड विच हैज अ कैप ऑफ 60 स्टॉक. वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. Got it. So coming to the second question, it is about a very hot topic which is gold. So we have seen policy makers also talking about it. हमने देखा है कि काफ़ी लोग मेनली पॉलिसी मेकर्स तो बोल रहे हैं कि गोल्ड इंपोर्ट वगैरह नहीं करना चाहिए, हमें उस पर भी इश्यूज़ है. तो हमने देखा है कि रिटेल के पास इन जनरल दे प्रेफर बाइंग गोल्ड, एंड सिंस पॉलिसी मेकर्स आर सेइंग कि डोंट गो बाय गोल्ड, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, एंड एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल आपके क्या थॉट्स है उस चीज़ पे? ये हमारा थॉट मेरे ख्याल से पॉलिसी मेकर ने बड़ा सिंपल किया है बाय इंक्रीजिंग द ड्यूटी एंड ऑल दोस थिंग. की अभी क्या हुआ है, एंड आई थिंक मे बी, आई एम नॉट श्योर, मस्ट बी विद पॉलिसी मेकर माइंड की, अगर आप देखें चाइना में भी इक्विटी की बाइंग बहुत हुई थी. इवन सीनियर सिटीजन हैज़ बॉट एंड दे हैड अ टफ टाइम. आई थिंक 4-5 साल पहले जब रियल एस्टेट का करेक्शन और वो सब था. सो दे कंट्रोल बाय द वे रिजीम वर्क्स, राइट? कि भाई आप FI को DI को कह दिया कि इफ़ मार्केट करेक्ट यू पुट, बिकॉज लॉट ऑफ रिटेल गाइज वर देयर. सिमिलरली मेरे ख्याल से एक चीज़ ये लगती है कि गोल्ड, वी लव इट, इंडियन लव गोल्ड, राइट? अगर आप देखें तो देयर इज अ डेटा विच सेज दैट इंडियन
household female hold more than next 10 government holding of other countries, Yeah. right? तो वो एक हमारा कल्चर का पार्ट है, राइट? बट मेरे ख्याल से अगर अपन देखें तो गोल्ड का इम्पैक्ट कैड पे भी है। जो इम्पोर्ट बिल है उसमें ऑन एन एवरेज अपना 40 से 50 बिलियन रहा, लास्ट ईयर बढ़ा, हालांकि वैल्यू के कारण बढ़ा, टनेज शायद मेरे ख्याल से उतना ही रहा है, 700 कुछ के आसपास, 712 715, बट क्योंकि रैली ऑलमोस्ट एक साल में बहुत तेज़ी से रही प्रेशियस मेटल इन जनरल, एंड हेंस गवर्नमेंट ऑल्सो कि अगर आप बहुत हाई प्राइस पे लो और अटक जाए, प्लस कैड पे इम्पैक्ट है, दैट माइट बी वन रीज़न वाई गवर्नमेंट है। बट हमारी थॉट हमेशा ये रही है, आज से नहीं, हम लोग का एक कंसेप्ट है 12-20-80। हमें लगता है गोल्ड इज़ अ नेचुरल हैज एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, कि 12 महीने का आपका मंथली एक्सपेंस आप लिक्विड फंड में डाल दो, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिस्क एपेटाइट, आप 6 महीना ले सकते हो, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो 24 महीना रख सकते हो, बट लिक्विड में अपना मासिक खर्चा है, मंथली एक्सपेंस 12 मंथ का डालो, सेफेस्ट लिक्विड में बचा हुआ पैसा। आज से नहीं, 2022-23 से हमारा एक कैंपेन है, हम इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं, एसेट एलोकेशन 12-20-80, तो 12 हो गया लिक्विड, 12 महीने का खर्चा इनटू लिक्विड, 20 रुपये गोल्ड और 80 रुपये इक्विटी की, वेरियस डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एंड एक्टिव है, पैसिव है, फ्लेक्सी लेना, वो सारा। उससे क्या होता है कि एसेट एलोकेशन के रूप में अगर आप गोल्ड ले रहे हो, इट्स गुड। बट अभी क्या हो रहा है, वो ग्रीड की प्राइस बढ़ रही है, $3,000 का 4,000 हो गया, 4,000 का 5,000 हो गया, 5,500 हो गया। So this is more of a rally which is driven by more of a, there's a global conundrum also, लेकिन लोग जो खरीद रहे हैं वो ग्रीड के चक्कर में ना ले, एसेट एलोकेशन में लेना जरूरी भी है। अगर आपको याद हो, आई थिंक तारापुर कमेटी थी जिसमें ये बोला गया था कि फिजिकल गोल्ड की बशर्ते अगर आप फिनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड रखेंगे तो दिस वुड बी बेटर, बिकॉज यू एक तो आपको रखने की वो इशू नहीं, प्योरिटी और वो सब के प्रॉब्लम नहीं है, और योर फ्रिक्शन लेस, यू कैन डू अ ट्रांजेक्शन बाय वे ऑफ म्यूचुअल फंड एंड अदर थिंग। एंड गवर्नमेंट ने भी, अगर आपको याद हो, SGB लॉन्च किया था विद दैट थॉट प्रोसेस ओनली। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वाज प्राइमरली मेंट कि भैया फिजिकल ना लेके वाया दिस मॉडल यू शुड सेव। सो आवर थॉट इज थिंक फ्रॉम अ एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका एसेट एलोकेशन ऑलरेडी उस रेशियो में है, डिपेंडिंग ऑन योर 12, 15, 20, then you should not, just because price are volatile, volatility का आप अपॉर्चुनिटी में देखना चाहते हो ट्रेड वैल्यू के साथ, that should not be. So बेसिकली अगर मान लो कोई फिजिकल गोल्ड लेता है तो कैड आपका ड्रेन हो रहा है, मतलब क्योंकि इम्पोर्ट हो रहा है। Correct. एट द सेम टाइम अगर ETF के थ्रू अगर ही इज बाइंग गोल्ड, नहीं, ETF के थ्रू भी फिजिकल गोल्ड, all ETF are backed by physical gold. Okay, so there is no difference. There is no in terms you are backed by that, unlike a digital gold, which is not जरूरी की backed by gold. ETF जितने भी इंडिया में है प्राइमरली, एक आधों ने अपना ऑप्शंस और उसका फ्यूचर्स का भी देखा, बट प्राइमरली यू विल फाइंड दैट ऑल आर फिजिकली backed by gold only, so that will also drain आपका CAD या टू एन एक्सटेंट। बट वही मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ सेल गोल्ड कि प्राइस कैप्चर करने के लिए, इट्स मोर ऑफ अ थॉट इज एसेट एलोकेशन। Got it. That's a right way of doing, and I think we as a country has enough gold within system Yeah. itself So I've heard that कि can be used. UF Treasury से ज़्यादा गोल्ड इंडिया के हाउस होल्ड्स में है। So we also launched Gold Vault by the way recently. Okay. सर हमने गोल्ड की बात करी, नाउ जी। लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर। जी। हमने बहुत सुना है कि सिल्वर का बहुत इंडस्ट्रियल डिमांड है। जितना भी हाइप है अबाउट सिल्वर, इज इट ट्रू? व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? So दो चीज़ें हैं। तो सिल्वर इज़ पुअर कज़न ऑफ गोल्ड, प्रेशियस मेटल के हिसाब से, लेकिन हमारे CIO भी काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं प्रेशियस मेटल पे चिराग। तो ही शेड it's 50-50. It's not a precious metal. It's a 53-54% industrial. And primarily दो तीन चीज़ें हैं कि अगर अपन हिस्टोरिकल डेटा देखें तो जो एक रेशो रहता है गोल्ड वर्सेस सिल्वर का, वो भी अपने अपने टाइम में चेंज हुआ है। गोल्ड का यूजुअली ये रहा है कि हर 8 से 9-10 साल में एक नया हाइज मारता है और वहाँ से नेक्स्ट प्लेटू रहता है, फिर एक 7-8 साल, 4 से 8 साल के बीच का प्लेटू रहता है, देन अगेन नया ब्रेकआउट रहता है। लेकिन नई प्राइस, नया ऑल टाइम हाई उस क्रिएशन में होता है। अगर आप 71 से 74 के बीच देखें, 1978 से 80 के बीच देखें, फिर 2000 से 2012 का एक था, फिर अब ये लास्ट स्टार्ट हुआ।
तो अगर आप देखेंगे सिल्वर ने कभी भी, इस बार का छोड़ दें तो कभी भी $50 के ऊपर नहीं गया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिल्वर हैज क्रॉस $50 प्राइस इन डॉलर आई टर्म। थिंक नहीं तो 1980s के बाद 80s में हंट ब्रदर की एक हंट स्टोरी ब्रदर्स है, की ये उसका story वो है, हुआ था correct. कि दे कुड नॉट बाय गोल्ड, सो दे डिड द ट्रेड एंड ऑल दोस थिंग। बट प्रेशियस मेटल के हिसाब से मैं आपसे इसको दूसरे ढंग से भी देखने का तरीका है। जैसे कि ये कहाँ यूज़ होता है सिल्वर प्रेशियस मेटल में के रूप में? ज्वेलरी, ज्वेलरी तो चलो फिर भी ज्वेलरी है, मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है? EVs, सोलर, हाँ, ईवी, फोटोवोल्टिक, हम्म, टू एन एक्सटेंट चिप्स एंड अदर्स, दीज आर द वन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिस लेवल का आप फ़ोन ये यूज़ कर रहे हो, या आज से 10 साल पहले महंगा था या आज महंगा है? इस लेवल का स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं होगा, स्पेसिफिकेशन 10 साल पहले महंगा होगा, करेक्ट। हाँ, आज सोलर बिजली कितने की है? 2.5-3 रुपये के आसपास। आज से 8-10 साल पहले कितने की थी? 8 रुपये 9 रुपये। सो सोलर प्राइसेस हैज गॉन डाउन, राइट। अगर फिनिश गुड के दाम गिर रहे हैं और रॉ मटेरियल, जो इनपुट रॉ मटेरियल है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो वो एक लेवल तक ही बढ़ेगी लॉजिकली। क्या होगा? नहीं तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आ जाएगा, करेक्ट, राइट। सोलर में पैनल में मेरे ख्याल से थोड़ा स्टार्ट भी हो गया है कि जो पैनल पेंटिंग होती है उसमें सिल्वर के साथ कुछ और मिक्स करने का चल रहा है। सो यू विल ऑलवेज फाइंड कि अगर रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, एक लेवल के ऊपर नहीं होगा, अदरवाइज इट विल हिट द मार्जिन ऑफ दैट फिनिश गुड, राइट। दैट इज वन थिंग। दूसरा एक एंगल है, सिल्वर कब अच्छा करेगा? अगर 50% इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, बिकॉज दैट्स द डिमांड। तो अगर मुझे एसेट एलोकेशन के रूप में करना है और मुझे कैप्चर करनी है अपसाइड, तो मैं उस चीज़ में क्यों जाऊं जो 50% वेटेज रखती है, बशर्ते मैं उन सोलर इंडस्ट्री या उस चिप मैन्युफैक्चरर का स्टॉक नहीं ले लूं। सो आई विल गेट इनटू दैट कोर इंडस्ट्री विच इज़ यूजिंग, एंड इफ दे आर डूइंग वेल आई विल कैप्चर द 100% रादर देन वाया दिस रूट 50%। दैट्स द सेकेंड थिंग। तो कोरिलेशन गोल्ड के केस में, गोल्ड अगर आप देखोगे जब भी इक्विटी खराब किया है या टाइम हुआ है तो सेफ हेवन के रूप में देखा जाता है। तीसरी चीज, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट कि सिल्वर की डिमांड इंडस्ट्रियल, जस्ट गिव यू सम नंबर। सिल्वर इंस्टीट्यूट की साइट पे जाएगा, उस पर आप डेटा मिलता है आपको। साल दर साल 2022 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कुछ 39,000 टनेज का ग्लोबल डिमांड थी और 32,000 के आसपास की टन की सप्लाई थी। सप्लाई 2-2.5% से बढ़ रही है मोटा मोटा, बट अगर 39 का देखें तो लास्ट ईयर की मेरे ख्याल से 35,000 हो गई, डिमांड कम हो गई। सो देयर इज अ गैप। पहले 39 माइनस 32 7,000 करोड़ का गैप था, आज 35 माइनस 32 600 32 300 जो भी नंबर। अच्छा, सप्लाई अभी भी उतनी है? सप्लाई 2% से बढ़ रही है, बट डिमांड फ्रॉम 37 पीक 37,000 इज नाउ टू कम डाउन टू 35। प्लस जो मैंने आपको एंगल बताया कि भाई अगर रॉ मटेरियल एक लेवल तक अगर $20 में मिल रहा था, चिप में लग रहा था, आज वो लेट्स से 100 तक गया, अभी 76-70 जो भी चल रहा है उस पे है, तो माई कॉस्ट हैज गॉन अप ऑलरेडी 3x, लेट्स से वन ईयर बैक। तो एक लेवल के बाद मैं सब्स्टिट्यूशन देखूंगा, राइट, कि भाई ये इसमें नहीं पड़ रहा है, तो लेट मी लुक एट समथिंग एल्स which can substitute, and this is a model which will happen। और आपको लगता है ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर दिया है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में? स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग मजाक में कई बार कहते हैं गोल्ड करेक्ट होता है, सिल्वर क्रैश होता है। ट्रू। और एक और था कि इट कैन बी अ नैनो स्टॉक टाइप मॉडल मूवमेंट। सो सर, जब भी हम ऑयल में क्रैश देखते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजंस, व्हाट हैपेंस इनसाइड एन एएमसी? आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में? सी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी डिसिप्लिन अप्रोच है, एक इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है, एक वैल्यूएशन की मैट्रिक्स है। अब इस टाइप की चीज़ें कई बार जो इवेंट होते हैं इंसिडेंटल इन नेचर, जैसे अभी एनर्जी का चल रहा है जिसके कारण मार्केट में करेक्शन है, या वैल्यूएशन का है, अगर फंडामेंटली हमारे उस स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है, और या लेट्स से वो हमारी वॉच लिस्ट में था, प्राइस नहीं मिल रही थी जो सही है, और इस टाइप के इंसिडेंट के चक्कर में, और रिमेनिंग फंडामेंटल रिमेन सेम, बाकी जो बचे हुए फंडामेंटल है कि ग्रोथ इंटैक्ट है, जो हमने प्राइस मॉडल किया था वो सही है, लेकिन हमारा प्राइस बैंड में नहीं था, और इन सब चीज़ों के कारण प्राइस बैंड में आ गया, तो वी टेक अपॉर्चुनिटी। बट इट्स नॉट दैट कि
फंडामेंटल हिले हुए हैं लेकिन अचानक कम हो गया तो विल बाय. Hmm. सो इट्स अ वेरी वेल डिसिप्लिन. हमने 2020 देखा इस फंड ने, 20 साल हो गए. 2006 के बाद 2008 देखा. सो आवर फिलॉसफी रिमेन सेम Hmm. कि एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, Hmm. एक सर्टेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ऐसा स्टॉक लेना है जिसका वैल्यूएशन हमारे मैट्रिक्स में बैठता हो और जिसमें कैटलिस्ट हो ऊपर 100 रुपये जाने का. Hmm. इफ़ वो आज शायद 78 पे था और बिकॉज ऑफ दिस इवेंट इज अवेलेबल एट 75, सब्जेक्ट टू बाकी सारी चीज़ें सही हैं और इंटैक्ट हैं, हमारे वैल्यूएशन मॉडल विल बाय. बट एज सच ऐसा वो नहीं है कि जस्ट कि अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड मारना है, दैट्स नॉट. हमारा चर्न रेशियो भी बहुत कम है. 3-4 अच्छी बुरी साइकिलें हमने देख ली हैं एज अ फंड वैल्यू फंड. यू विल फाइंड दैट आवर चर्न रेशियो हैज़ बीन वेरी लो इन दैट वे. मान लो कि वो 75 से 60 आ जाता है तो डू यू और डिप्लॉय करते हो कैश फिर हाँ, उसमें? मीन्स ऑब्वियसली देर आर लिमिट्स बिकॉज लिक्विडिटी भी एक पैरामीटर है हमारा. अपार्ट फ्रॉम गवर्नेंस तो होना ही चाहिए पहली चीज़. उसके बाद अगर लिक्विडिटी है कि उतना आप ले सकते हैं, उसका मैट्रिक्स में मार्केट में उसका फ्री फ्लोट है और अगर 60 में मिल रहा है, व्हाई नॉट. मीन्स इफ इट फिट्स ऑल अदर टिक मार्क विच आर स्टैंडर्ड एज पर प्रोसेस एंड इफ यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ energy crisis, war or something else happening in the market, you get, why not. That gives more boost to our thoughts कि हाँ लेना चाहिए इसको इस तरह से. Got it. Sir, coming to my next question, which is, are you noticing a shift in what global pension funds or large endowments want from India? So I think one thing which we discuss कि taxation को लेके एक वो friction कहूँगा मैं, primarily valuation था. बड़ा interesting आपने पूछा. अभी तक इंडिया में अगर अपन globally देखें तो pension and insurance which is so called as a patient capital, मेरे ख्याल से 100 से 120-110 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी. और इंडिया में अभी तक जैसा अगर अपन ने देखें कि टोटल FPI वाज एट पीक अराउंड 950 एंड अभी शायद 700 के आसपास होगा. तो इनका बहुत कम है. वी आर मेंबर ऑफ ICGN, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क. वी आर सिग्नेटरी टू दैट and their CEO was in country also. Lot of pension funds and these guys follows this ICGN framework, and they are looking at India. Their CEO visited. So I think that's one big thing which can open up, and these are large long-term pension money. In past also, on our global business side, we have been advising them. Either under advisory or through a PMS SMA mode, we have managed that, and few of them have now set up their obviously shop in India. But typically you will see that they first come with a via fund manager route, and then they understand the market, and then they go into that. So I think it's a big market yet to open in a large scale. There are few which have started participating, and I am sure they had a great time. That's the reason they coming via fund manager, and now they are setting up shop. That shows that there is a confidence is coming up, but it's more of a experience led confidence which has come at a large scale. Thing has to happen in much, and that can be a large capital flow. Do you think they are like trying multi-asset strategies, ki they want some exposure in commodities also? I think I'll say more of a public to private maybe. Like for example, India is now getting into shaping up REITs and InvITs, and a lot of interest is coming. Initially, if you see, typically whatever has been a India story or other places also, it's more of they first try via public markets, which is more listed liquidity and all those parameters via fund, and then once you get the exposure of that country, understand that how the mechanics work, you get into and you can see that lot of money, even as a FPI also or a private equity side, we are seeing on a private credit side, private equity side. So private market is also getting developed. InvITs are coming, REITs are coming, shaping up. शायद 10 साल पहले ये सब चीज़ें इंडिया में इतनी नहीं थी, बहुत बहुत छोटे स्तर पे थी. So I think that's all about the confidence, understanding the market, and then getting deep dive into multi-asset, what you said. That can be. Got it. Sir, coming to the next question, जो कि बहुत सारे यूज़र्स के दिमाग में रहता ही है कि since AI is taking over, what's your thought in AI versus a fund manager? Can AI replace a fund manager? I think बिल्कुल पूरा completely तो नहीं कर सकता, but I think maybe in productivity terms it can help you guys also. So what's your take on this? I think AI would be a great enabler
ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आज कोई अगर इन्वेस्टमेंट साइड में देखें तो एक एनालिस्ट सर्टेन सेक्टर देखता है, एक लेवल के स्टॉक देख सकता है, मल्टीपल सेक्टर 2-3 देख सकता है अगर छोटे नंबर ऑफ स्टॉक कम है। जो क्वांटिटेटिव मॉडल्स हैं जो आज मैनुअल होते हैं या एक्सेल या सर्टेन टूल्स के थ्रू, तो वो एआई कैन help to enhance the productivity to a great extent. But ultimately, investment also has got a lot of कहना चाहिए overlay of behavioral science. जो fear और greed है उसके लिए. Secondly, quantitative techniques are back-tested data can be modeling and everything. But कितना परसेंट लेना है. और दूसरा अगर आप देखेंगे जैसे हम अपनी रिसर्च में बात करते हैं कि भाई हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कंपनी के लिए युधिष्ठिर है, द मैनेजमेंट. वो दुर्योधन है या युधिष्ठिर है उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट साइज यू विल टेक या वेदर यू टेक और नॉट. नाउ डेटा कैन बी जस्ट डेटा. So one thing is that this can enhance your capability and productivity to immense level, your coverage and other thing, which will help even in small cap, because today if you see coverage on small cap बहुत कम है compared to large and mid from analyst and broking side as well as research side. So I think that will be definitely useful. कुछ मॉडलिंग भी हो सकती हैं जो कि सर्टेन मार्केट सेगमेंट में आपको एक ओवरले एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में करें. लेकिन अल्टीमेटली जब आप मैनेजमेंट से मिलते हो, कंपनियों के समझते हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो शायद अभी एआई में भी तोड़ नहीं है. और कहते हैं ना कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो मोटर्स एंड मैकेनिक्स ने आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, वर्कर्स की और इंडस्ट्रियल उसकी, राइट. सेकंड आई विच इज़ कॉल्ड एज कि कैलकुलेटर्स और एक्सेल्स एंड दीज थिंग केम, तो उससे आपकी अकाउंट, तो पहला मसल पावर इंक्रीज बाय फर्स्ट रिवोल्यूशन. सेकेंड वाले से मेंटल हुआ कि आपको प्लस 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 नहीं करना है एक्सेल और उससे हो जाएगा. एंड थर्ड मेरे ख्याल से अब वापस घूम फिर के एम्पैथी, हार्ट, इमोशन, ये आपके कोर रह जाएंगे. इसमें आपकी एनहांसमेंट के लिए यही लगेगा शायद. मेक सेंस. आप यूज़ करते हो क्लॉड वगैरह? या क्या प्रेफर करते हो, चैट जीपीटी, क्लॉड? सो आई एम रीडिंग, सो एज अदर्स आई एम ऑल्सो ग्रैपलिंग विथ लॉट ऑफ थिंग कि मुझे पढ़ना भी है, तो रात में किताब 1-2 ली हैं वो पढ़ रहा हूँ. आई डिड 1 सेशन ऑन वेबिनार. नेक्स्ट सैटरडे संडे आई एम अटेंडिंग क्लासेस ऑल्सो फॉर 6 आवर. तो कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं बैक एंड पे क्या है. सो फॉर राइटिंग वाइटिंग आई थिंक चैट जीपीटी समटाइम वर्क्स, बट Claude is something which but बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं उसके टोकन. That's it. So Perplexity and Claude for these things. ChatGPT is more for drafting, communication और क्रिएटिव चीज़ों के लिए. क्रिएटिव के लिए वो. Gemini is more of a image and other thing. But when I'm slightly right tilted more data and other things, so Claude and Perplexity is my go-to man for that. Got. So sir, my next question is कि हमने देखा है कि इंडस्ट्री इज सेलिंग अ ड्रीम ऑफ SIP टू इन्वेस्टर्स कि 15 साल तक SIP करो एंड देन आप करोड़पति बन जाओगे. बट इमेजिन कि अगर इंडियन मार्केट्स में एक सिनेरियो आता है जैसे जापान या पार्ट्स ऑफ यूरोप में आया है जहाँ पे मार्केट्स डोंट गिव रिटर्न्स फॉर से 5-10 ईयर्स या फिर कोई भी एक पीरियड ऑफ टाइम में, और मतलब ऑब्वियसली देयर विल बी अ पैनिक रिटेलर्स में ऑफ रिडेम्पशन. तो अगर ऐसा कोई पैनिक होता है तो व्हाट कैन बी योर स्ट्रैटेजी फॉर दिस? सो आई थिंक 2 चीज़ें. एक तो जापान और यूरोप की जो ग्रोथ रही है वो इंडिया की से बहुत कम रही है. जापान की तो नेगेटिव भी गई है, यूरोप भी 1.5-2-2.5% के ऊपर नहीं गया है. हम 8-9 भी गए और 5-6 हमारा 7 का एवरेज रहा है. सो वन थिंग इज अगेन कमिंग बैक टू कि हमारे मार्केट ग्रोथ मार्केट है, डेमोग्राफिक डिमांड, कंज्यूमर हमारे यहाँ इतने हैं, अपने स्टेट्स उतने हैं जितने यूरोप के एक कंट्री है साइज वाइज, राइट. सो हमारा कंजम्पशन एंड ऑल दोज थिंग आर देयर, इंफ्रा पे गवर्नमेंट की फोकस आ रही है, तो ग्रोथ हमारे यहाँ है. सो आई विल नॉट कंपेयर, इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर इंडिया विद जापान और यूरोप, राइट. द साइज एंड ग्रोथ पॉइंट. सो सेकेंड थिंग, ग्रोथ इज रिफ्लेक्टेड इन योर मार्केट इफ योर डेटा इज ट्रांसपेरेंट, विच इज़ विद इंडिया. लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो मोटा मोटा बराबर चल रहा है. थर्ड आपका क्वेश्चन है कि क्या सेलिंग ड्रीम वाला. मेरे ख्याल से SIP को ऐसे ना देखा. वी हैव बीन अ सेवर कंट्री. हमारा म्यूचुअल फंड 80 लाख करोड़ है, उसमें से इक्विटी करीबन 38-40 लाख करोड़ होगा. डिपॉजिट बेस करीबन 250 लाख करोड़ है.
तो आज भी रेशो अगर इक्विटी वर्सेस, बिकॉज बाकी फिर कॉर्पोरेट मनी है, डेट मनी है, लेट्स टेक इट आउट 40 लाख, और उसमें भी मेरे ख्याल से थोड़ा तो कॉर्पोरेट का भी होगा, तो 40 फिर भी पकड़ लो आप, तो 40 वर्सेस 250, ठीक है, तो 8 या 24। तो अब पॉइंट ये है कि SIP को रिटेल ड्रीम की तरह ना देखते हुए, अगर उसे मैं कहूँ एक डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ अ बेटर। यूजुअली क्या होता है, जब खर्चे में से बचता है वो डालते हो। अगर आपका अब महीने का 10,000, 5,000, 8,000, 3,000 जो भी है SIP में जा रहा है, तो आप एक प्रोसेस में डालते हो। आई थिंक फॉर अस वी हैव टू सी नॉट कि वो SIP रिटेल का एज अ ड्रीम बेचा जा रहा है, एक डिसिप्लिन अप्रोच हो रही है। ये डिसिप्लिन अप्रोच अगर 2000 में होती तो शायद अभी 10-12 साल, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेट आता है, नो डाउट 8-10 साल बहुत अच्छे रहे, लास्ट 1-1.5 साल अच्छा नहीं रहा है, जिसके कारण इस टाइप की बातचीत हो रही है। बट RD नहीं चली, FD चलती थी, क्योंकि आदमी लमसम FD करता था, राइट। रिकरिंग डिपॉजिट भी एक सिस्टमैटिक वे ही है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड प्राइमरली अगर अपन देखें तो ज़्यादातर अपना इज 90% माइट बी 85-90% वुड बी SIP वुड बी गोइंग इनटू इक्विटी, रेस्ट इन हाइब्रिड एंड अदर। तो अगर आप देखेंगे कि आप एक एसेट क्लास में डाल रहे हैं जिसकी वोलेटिलिटी है, वो कोई दो राय नहीं है, और वो सबको समझ आनी चाहिए। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन वे से अगर गिर रहा है तो यू आर गेटिंग मोर यूनिट ऑल्सो। तो और अगर आप 10 साल के लिए डाल रहे हैं, 5 साल 8 साल के लिए डाल रहे हैं, तो कम वर्ट में आपके डिसिप्लिन अप्रोच आपको एक ठीक ठाक रिटर्न देगी। एंड आई विल नॉट से कि 15 साल की वो कहानी, वी आर नॉट दैट बिलीवर, वी फील दैट एसेट एलोकेशन सही होना चाहिए, और ये मोर ऑफ अ डिसिप्लिन वे है रेगुलर इन्वेस्टमेंट का, नहीं तो आप नहीं करते हो। आज कई लोग कहते हैं कि भाई रिटेल पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने देश के स्टॉक अगर अच्छे कर रहे हैं, वाई सम फॉरेनर शुड ओनली मेक मनी ना ऑन दैट ROE एंड एवरीथिंग, वी शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? इफ दे आर क्लीन, दे आर डूइंग गुड, इफ द some foreigner is putting money, why not me? अब वो एक ढंग से हो रहा है, अब वो आप ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, छोटा सैशे। इंडिया में अगर आप देखो ग्लोबली जितना बड़ा शैम्पू उतना सस्ता मिलता है, राइट, इन द मॉल्स एंड द कॉस्को वगैरह में या अदर्स पे। इंडिया वाज डिफरेंट, सैशे चला, राइट, तो दैट बिकम बिग। एंड मुझे तो याद है जब हम छोटे थे तब तो वो 1 रुपये का क्लिनिक प्लस ही चलता था। So dynamic has changed in this country. I think our amphi body has also shared best practices some Southeast Asian country around SIP and how the growth has been. So I think it's a good tool from a discipline point of view rather than just selling as a dream. I don't think so. People do understand it's a volatile, equity is a volatile asset. But if you are doing regularly and if the country is growing, it will capture the growth of GDP in somehow in future time. And you will make a decent amount. I'll not say you will just become 15 साल वाला जो आपने बोला. Makes sense. That's a good way of judging, doing calculation. But nobody knows future. Right? Yeah. But हाँ, लेकिन जापान और उससे तो हमारी यूरो से अगर वो 1.5% से ग्रो कर रहे हैं और हम मिनिमम 6 से कर रहे हैं, या 5 से 5.5, 6, 7, 8 से कर रहे हैं, तो वी आर 4x 5x, वो रिफ्लेक्ट होगा। प्लस साइज 140 करोड़, द कंट्री इज ह्यूज। अभी भी पेनिट्रेशन तो कुछ भी नहीं है, 6 करोड़ के आसपास है, टोटल फोलियोज मिला के 27 करोड़ है। बट अगर यूनिक फोलियोज देखें पैन के बेसिस पे करीबन 6-6.25 करोड़ के आसपास है। इट्स अ गुड हेडरूम अवेलेबल। हाँ एग्जैक्टली, मतलब यूएस में देखे तो ब्राज़ील जाइए, डोंट गो फॉर यूएस बिकॉज एवरीथिंग वी ऑलवेज लुक, जस्ट चेक ब्राज़ील। ब्राज़ील में नो डाउट देयर इज मोर ऑफ अ डेट फंड, बट अल्टीमेटली देयर इज अ larger penetration more than China's and the Mexico of the world. So just look at Brazil number. हाँ, कितना है ब्राज़ील में? I think ब्राज़ील कुछ 60% के आसपास, नहीं, GDP जैसे अपना 11% है, उसका 11 का अपना 11 या 13 है अभी, उनका शायद हमसे 5 गुना है, 4 गुना है। Way back I did one analysis. I have written on some media article also. So around 40-50% तो होगा। हाँ, but वहाँ पे डेट ज़्यादा है। So that's the beauty that they have. And by the way, आपको interestingly, ब्राज़ील की भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 1963। अपने यहाँ 64 में आई थी, UTI started. They started 63, and they also had some amount of market-related things which has happened in late 80s and 90s.
but their mutual fund penetration is much higher than China, India and other places. टैक्सेशन वगैरह वहाँ पे I think what comparatively debt is more into play, and the structuring of product is that way. Yeah. Got it. Coming to my last question, we talk a lot about retail versus FIIs, but lately massive Middle Eastern and Western sovereign wealth funds are bypassing mutual funds entirely and buying stakes in Indian infra, green energy, and tech. If the world's biggest, smartest mega money is investing directly into the roots of India rather than routed through the stock market, are public equity mutual funds getting left with the leftovers? I think I answered this question somewhere before. कि पहले वो public market में आते हैं. Now, public market is somebody who's, let's say, if I ask you to invest in Mexico, will you do that? If you don't know. Yeah, correct. First thing, you might buy some index with the MSCI model. Then you like some fund manager because it's a distant, you don't know about that. Or any other emerging market, South Africa, Brazil. Once you go there, you will understand you have understanding of how the capital flow happen, what are the taxation, how the returns are made, and cleanliness and transparency. Once you get that comfort, what you will have? You might set up shop there. Yeah. And then you get into the direct investment of private level, private credit and other thing. And I think that's a very normal journey for any investor. So India has seen FI, they started investing, and few of them, the global client has worked with us in terms of their initial interaction with this country and investment. And typically they come with a public market first, listed equity where the entry, exit and all those things are very clearly articulated and everything. Once they try via fund manager, then they set up their own shop with their own shop here. And once you have a setup there, you have a deep understanding of the market, you might get into the infrastructure buying or InvIT, REITs, green bond and everything. So it's a very natural progression. But that's a good thing from a point of view. Now coming back to the retail side, I think country is growing phenomenally. The sector which was not there for last 10 years back are among fastest growing. Just give an example of mutual fund. How many mutual funds were listed 7 years, 8 years back? Nothing. The mutual fund industry grew from 6-7 lakh in 2012 to now 80 lakh, 10x. If any retail investor wanted to participate, can't do anything. They can invest in mutual fund, but stock investment was not possible. Yeah. Take an example of Path Lab. Gone are the days कि आपको मलेरिया होगा और आपको ब्लड टेस्ट कराना होगा. Now blood test has become a corporate का प्लान हो गया, annual health checkup हो गए, senior citizen हो गए. So it's not a incidental. It's now a behavioral change which has happened towards health and everything, all those things. इसकी growth हुई है, right? ये कैप्चर नहीं हुई, इतने Path Labs आए. Market infrastructure. We all are into a business. भारत में 2018-19 तक मेरे ख्याल से 2-2.25 करोड़ 3 करोड़ मेरे ख्याल से डीमैट अकाउंट थे, राइट. ट्रेडिंग हैज फिनोमिनली गॉन अप. 20-22 करोड़ अकाउंट डीमैट हो गए. यूनिक मेरे ख्याल से 16-17 करोड़ होंगे. All these capacity which has come in this country are benefiting certain institution like market आए, market infrastructure. वो listed थे क्या पहले? नहीं थे. So there are plethora of things which are happening in a growing economy. Aspirational, fast, large economy. और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी. आज इतने सेक्टर आ गए हैं आपके जो मैंने बताई, आपको लार्ज कैप में भी शायद ना मिले. सो देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटी. नंबर ऑफ IPOs देखिए टू काउंटर बैलेंस द सो कॉल्ड मनी चेजिंग. लॉट ऑफ IPOs. some प्लस होंगे, some माइनस होंगे, मना नहीं कर रहा. वी डोंट डू एज AMC, वी नेवर इन्वेस्टेड इन IPO. बट आई एम जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव दैट one lopsided view may not be the true, but and positive point of view, if they are setting up and getting into these type of investment, it's good. They have a more trust on your economy. अगर आप वैसे देखें तो. Got it. So these were all the questions. Now we have a rapid fire round. So we'll start with that. So first one is the ultimate hedge, gold or silver? Gold. Okay. Second is the microsecond metric. What is one macro indicator you check on your terminal every day? Depend on which year, month I am living. Right now, Brent. Brent. Otherwise, on normal days, for last 2-3 years, maybe the 10-year GSEC of various country. And third might be a multiple P. Got it. But right now it's energy. That's driving everything. Third is, if the regulator gave you the absolute power to ban one financial product,
what will that be? Anything which has F&O got मत बोलना. no, anything which has got a too much of leverage, let me put it. Got Because if you read history, across the history, be it Mexico tequila, Asian crisis, GFC, and it's not F&O. GFC was more of a home and subprime. Whereas there has been a excess leverage. हिंदी में कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जते. I think that impact financial instrument in all sense. क्रिप्टो वगैरह बंद हो जाना चाहिए आपको लगता है? I'll not comment right now on crypto because मेरी पूरी understanding है. Blockchain as a technology, I feel it's good. हाँ, technology is good. The concept of distributed ledger and trust, I feel that it's a great one. How can it replace? But yeah, to one extent, one can look at maybe a CBDC type of thing, which reduces the friction of inter-border transfer and transaction, because certain things are issue with a current regime of forex and everything. Can that be sorted out via distributed regime of new technology of this, and crypto can be answer? I don't know. Maybe CBDC can be answer, because all regulators have started looking at seriously. So there are some pluses in that technology which we see that. Got it. Next question is, in one word, are FIs genuinely smart money or they are just panicky money? Right now, smart money under panic mode. Next one is, what kills retail investors' wealth faster, market crash or their own emotional behavior? For India, emotional behavior. If you had to describe the current state of Indian stock market valuations right now in just one word, what will that be? Life is all about mean reversal. Last one, for a generic 30-year-old earning well in India, give me a blind, simple percentage split between equities, precious metals versus pure cash for the next year. 12-20-80. 12-20-80. 12 month money should be in liquid. हमने वहीं पे खत्म किया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. बिल्कुल दुनिया को बोले. Cool. Thank you so much, sir, for Great. doing this. And thank you everyone for watching this video. If you guys have any feedback, do let us know in the comment section. And do subscribe to the channel. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.